डायबिटीज़ को इंग्लिश में पूरा नाम है डायबिटीज़ मेलिटस। आयुर्वेद में इसको मधुमेह और हिंदी में इसको शर्करा व्याधि बोलते हैं। इसको शर्करा व्याधि ज़रूर बोलते हैं, लेकिन यह किसी भी प्रकार की व्याधि नहीं है, बल्कि यह एक फंक्शनल डिसऑर्डर है। डायबिटीज़ आजकल बहुत आम हो गया है और सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के शिकार आज की युग में जो मानसिक रूप से जो ग्रसित लोग होते हैं या स्ट्रेस युक्त रहते हैं, मानसिक तनाव वाले रहते हैं, उनको स्ट्रेस डायबिटीज़ होता है। दूसरा एक डायबिटीज़ का प्रकार है, उसको जेनेटिक्स डायबिटीज़ बोलते हैं, जो कि वंश परंपरागत, मतलब माता को है, पिता को है, तो दादा को है, दादा दादी को है, नाना को है, नानी को है, तो वो जेनेटिक्स के माध्यम से वंश परंपरागत व्याधि जिसको बोलते हैं, उसको जेनेटिक्स डायबिटीज़ बोलते हैं। तीसरा डायबिटीज़ का प्रकार जो है वो स्टेजिनेंट डायबिटीज़, पर्टिकुलरली जब महिला प्रेग्नेंट होती है और उस स्ट्रेस की वजह से उस समय जो डायबिटीज़ होता है उसको स्टेजिनेंट डायबिटीज़ बोलते हैं। मुख्यतः डायबिटीज़ को डॉक्टरों ने दो प्रकार में विभाजित किया है, टाइप 1 और टाइप 2। तो टाइप 1 में क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से जो हमारा स्प्लीन है वो हमारे पैंक्रियाज के सेल्स को पूरी तरह से निष्क्रिय बना देता है, और उस वजह से जो टाइप 1 का डायबिटीज़ होता है ये बच्चों में भी हो सकता है, यानी 6 महीने के बच्चों से लेके तो 20-21 साल तक यह टाइप 1 डायबिटीज़ होता है। उसमें एकदम शुगर का लेवल 300, 400, 500, 600 हो जाता है और इमीडिएट ट्रीटमेंट करना पड़ता है और डायरेक्ट इंसुलिन देना पड़ता है। टाइप 1 के पेशेंट में गोलियां खाने से कोई भी लाभ नहीं होता, लेकिन इंसुलिन पे रखने से शुगर कंट्रोल होती है। लेकिन कंट्रोल भी ऐसी होती है कि कभी कंट्रोल होती है, कभी शुगर बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, यानी फ्लक्चुएशन बहुत आता है शुगर में। तो ये टाइप 1 डायबिटीज़ है। टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि हमारे जो पैंक्रियाज के बीटा सेल्स हैं वो कुछ परसेंट में निष्क्रिय हो जाते हैं। सपोज करो कि 50% बीटा सेल्स निष्क्रिय हो गए हैं, तो उन शरीर में जो नैसर्गिक इंसुलिन की मात्रा होती है वो कम हो जाती है। डायबिटीज़ का इलाज इंसुलिन इसलिए है क्योंकि हम जो शुगर या शर्करा या कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि चावल भी कार्बोहाइड्रेट है, रोटी भी कार्बोहाइड्रेट है, ज्वार बाजरा ये सब कार्बोहाइड्रेट है, और ये कार्बोहाइड्रेट से या हम फ्रूट्स लेते हैं या किसी भी तरह से कोई भी मीठा खाते हैं, उसका लास्ट मॉलिक्यूल जो है हमारे पैंक्रियाज में जो 4 सेल होते हैं उनको अल्फ़ा, बीटा, सीटा, डेल्टा ऐसे 4 नाम दिए गए हैं। तो अल्फ़ा का काम है कि जो पैंक्रियाज में जो क्या बोलते हैं कि अपनी जो शुगर है, वो शुगर जो है वो शुगर का लास्ट मॉलिक्यूल ग्लूकोगॉन पैंक्रियाज का अल्फ़ा सेल तैयार करता है। और जो हम प्रोटीन्स लेते हैं, चाहे राहर की दाल हो, मूंग की दाल हो, या कोई भी दाल हो या कोई भी प्रोटीन्स हो, उसका लास्ट मॉलिक्यूल पैंक्रियाज का बीटा सेल ये इंसुलिन तैयार करता है। तो अल्फ़ा सेल ने तैयार किया हुआ ग्लूकोगॉन और बीटा सेल ने तैयार किया हुआ इंसुलिन, ये दोनों का समन्वय होता है। ये दोनों का समन्वय होने के बाद नया मॉलिक्यूल तैयार होता है, उसको ग्लाइकोजन बोलते हैं। यह ग्लाइकोजन जो है वो लीवर में जमा हो जाता है और इसीलिए हम लीवर को शुगर की बैंक बोलते हैं। यह तो नॉर्मल प्रक्रिया हो गई। उपवास के समय क्या होता है कि हम कुछ लेते नहीं है। उपवास मतलब खाने पीने वाला उपवास नहीं। जो नवरात्रि में उपवास करते हैं, कोई लोग सिर्फ जल पी के उपवास करते हैं, ग्लूकोज नहीं लेते, तो वो जो लीवर में शुगर जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में और हमको एनर्जी की ज़रूरत रहती है, तो वो ग्लाइकोजन फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट होके हमको आवश्यक एनर्जी की पूर्ति होती है। जैसे कि हम बैंक में पैसे जमा करते हैं और अपने ज़रूरत के लिए फिर जब कोई बीमार हो गया या शादी हो गई या कोई फंक्शन हो गया तो फिर अपनी जमा की हुए पैसे अपन उपयोग में लाते हैं। उसी तरह से जब हमको खाना वगैरह कुछ नहीं खाते हैं तो वो जो शुगर हमारे लीवर में जमा हुई है ग्लाइकोजन के रूप में, उसको फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट होके हमारे शरीर को एनर्जी की पूर्ति होती है। इस तरह से ये फंक्शंस होते रहते हैं।
लेकिन अगर किसी पेशेंट के पैनक्रियाज के बीटा सेल्स निष्क्रिय हो जाते हैं तो इंसुलिन की पर्याप्त मात्रा में पूर्ति नहीं होने की वजह से जो हम शुगर लेते हैं तो उसका रूपांतर ग्लाइकोजन में हो नहीं सकता है, ग्लाइकोजन में नहीं होता है। तो कुछ शुगर तो लीवर में जमा हो जाती है, लेकिन बाकी शुगर जो है वो खून में मिलती है या पेशाब के रास्ते या पसीने के द्वारा बाहर जाती है। तो जब हम डॉक्टर के पास शुगर टेस्ट कराने जाते हैं तो हमारा शुगर लेवल बढ़ा हुआ आता है। अगर हम 11 घंटे कुछ न खाएं और फास्टिंग शुगर लें तो वो अगर 110 के ऊपर चली जाए तो डायबिटीज़ हो गया ऐसा समझा जाता है। और खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बीच में अगर शुगर ली जाए, अगर वो 160 के ऊपर या 165 के ऊपर हो जाए तो वह पेशेंट को डायबिटीज़ हो गया ऐसा समझा जाता है। तो समझो किसी की शुगर 250 हो गई है, इसका मतलब यह है कि उसके जो बीटा सेल्स हैं वो 50% निष्क्रिय हो गए हैं। उसके निष्क्रिय हो जाने से पर्याप्त मात्रा में या पूर्ण मात्रा में शुगर लीवर में जमा होने की बजाय वो बची शुगर खून में मिलती है या पेशाब के रास्ते बाहर जाती है। तो पेशाब में भी आपको शर्करा मिलेगी। तो इस तरह से वो आप डायबिटीज़ से ग्रसित हो गए ऐसा समझा जाता है। उसके बाद फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जब शुगर टेस्ट करते हैं और उनको दिखता है कि नहीं शुगर ज़्यादा है तो उनको डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं अब आपको मधुमेह है या डायबिटीज़ हो गया है, अब आपको गोली खाना पड़ेगा। तो डॉक्टर की सलाह से पेशेंट गोली खाता है। डॉक्टर डाइट का चार्ट देता है कि ये मत खाओ वो मत खाओ, आप एक्सरसाइज करो, वॉकिंग करो। तो वॉकिंग करने से, एक्सरसाइज करने से डायबिटीज़ के बीटा सेल्स सक्रिय नहीं होते, बल्कि जो शुगर हमारे मज्जा में, हमारे ब्लड में है, वो शुगर बर्न होने के कारण, एनर्जी के कारण, क्योंकि एक्सरसाइज में एनर्जी लगती है, उससे वो शुगर बर्न होती है, तो शुगर लेवल थोड़ा कंट्रोल में होता है। अच्छा, ये गोलियां क्या करती हैं? ये गोलियां जो है, सपोज 50% सेल आपके काम कर रहे हैं और 50 सेल निष्क्रिय हो गए हैं, तो ये गोलियों के द्वारा निष्क्रिय सेल, बीटा सेल्स जो हैं वो सक्रिय नहीं होते, बल्कि जो 50% जो सक्रिय बीटा सेल्स हैं, उन बीटा सेल्स को गोलियां खाने के बाद में उसको स्टिमुलेट करते हैं और उनको ज़्यादा काम करने के लिए बाध्य करते हैं। तो जब ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो सपोज आप 5 किलो वज़न आसानी से उठा सकते हैं। अगर हम कहें कि आप 20 किलो वज़न उठाओ तो क्या होगा? आप थक जाएंगे। उसी तरह से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद जो सक्रिय बीटा सेल हैं वो भी निष्क्रिय हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में फिर डॉक्टर 4-6 गोली देने के बाद भी शुगर जब कंट्रोल में नहीं आती है तो डॉक्टरों को बाहर से इंसुलिन देने के अलावा दूसरा पर्याय नहीं होता। फिर डॉक्टर पेशेंट को सलाह देते हैं कि आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा, और पेशेंट अपना इंसुलिन लेता है। तो पहले तो 10-10 यूनिट इंसुलिन लेने के बाद क्या होता है, शुगर कंट्रोल में होती है। फिर मालूम होता है कि 6 महीने बाद या साल भर बाद फिर से शुगर शूटअप होती है। फिर अपन डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर फिर से इंसुलिन का डोज बढ़ा देते हैं। ये शुगर शूटअप क्यों होती है? क्योंकि हमारे शरीर में एक डिफेंसिव मैकेनिज़्म है और वो डिफेंसिव मैकेनिज़्म स्प्लीन द्वारा नियंत्रित होता है। स्प्लीन जो है यह हमारा डिफेंसिव मैकेनिज़्म यानी इम्यून पावर, इम्यून सिस्टम को क्रियाशील करता है। प्रतिरोधक शक्ति ये जो हमारे शरीर में रहती है वो स्प्लीन के द्वारा होती है। अगर कोई भी वायरस, अगर कोई भी बाहर का जीवाणु या किसी भी रोग का जीवाणु सबसे पहले अगर हमारे शरीर में गया तो डॉक्टर के यहाँ जाने से पहले ही हमारा स्प्लीन उसको रिएक्ट करके उस जीवाणु के अगेंस्ट काम करता है। इसलिए डॉक्टर बोलते हैं कि बुखार आ गया या वायरस हो गया, कुछ हो गया, कुछ इन्फेक्शन हो गया, तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप अपना WBC करा के लाओ। WBC यानी वाइट ब्लड कॉर्पोसल्स। तो वाइट ब्लड कॉर्पोसल्स की संख्या जब बढ़ जाती है तो डॉक्टर को ये समझ में आता है कि इसके शरीर में कोई ना कोई जो है एक किसी न किसी का इन्फेक्शन हुआ है। फिर डॉक्टर निदान करके उसके अगेंस्ट में फिर गोलियां या एंटीबायोटिक देते हैं, उसको पेशेंट को ठीक करते हैं। तो यह नॉर्मल प्रक्रिया है। वैसे ही जब इंसुलिन डॉक्टर देते हैं तो यह इंसुलिन हमारे शरीर का तो है नहीं, ये बाहर का है। तो यह हमारे शरीर की प्रक्रिया है कि अगर बाहर से कोई भी चीज़ आएगी,
जो हमारे शरीर की नहीं है, तो हमारा स्प्लीन उसको रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके वो क्या करता है, इंसुलिन एंटीबॉडीज़ बनाता है। इसी को डॉक्टर लोग इंसुलिन का रेजिस्टेंस बोलते हैं। और यह इंसुलिन का रेजिस्टेंस जब बढ़ने लगता है या इंसुलिन की एंटीबॉडी स्प्लीन पर्याप्त मात्रा में तैयार कर लेता है, तो फिर जो डॉक्टर इंसुलिन देते हैं उसमें शुगर कंट्रोल नहीं होती, शूटअप हो जाती है। फिर डॉक्टर इंसुलिन के डोज बढ़ाते हैं, फिर कुछ दिन बाद में हमारा स्प्लीन और ज़्यादा इंसुलिन के एक प्रकार से शत्रु, जिसको एंटी इंसुलिन एंटीबॉडी बोलते हैं, वो तैयार करता है। फिर शुगर बढ़ती है। हमने देखा है कि 100 यूनिट इंसुलिन लेने के बाद भी शुगर कंट्रोल में नहीं होती। इसका कारण क्या है, इंसुलिन का रेजिस्टेंस। यानी इंसुलिन तो एक पर्याय है, लेकिन यह इंसुलिन हमारे शरीर का नहीं होने की वजह से इंसुलिन का रेजिस्टेंस जब बढ़ जाता है तो शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं होती। और मैंने जैसे पहले की बताया कि यह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक फंक्शनल डिसऑर्डर है। लेकिन डायबिटीज़ 100 बीमारियों को निमंत्रण देती है, क्योंकि हमारे शरीर में ऐसा एक भी अंग नहीं है जिसमें खून नहीं बहता है। और अगर शर्करा युक्त खून बहने लगेगा तो वो शरीर के किसी भी अंग को, किसी भी, चाहे हार्ट में ब्लॉकेज पैदा करेगा, आँखों में रेटिनाइटिस करेगा, ग्लाकोमा करेगा, शरीर के हर अंग में उसका दुष्प्रभाव होता है। और इसी वजह से डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। तो एक प्रकार से सभी डॉक्टर भी बोलते हैं कि डायबिटीज़ ठीक नहीं होता है, एक बार हो गया तो आपके साथ जाएगा, यानी चीता के साथ जाएगा। लेकिन उसको कंट्रोल में करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर कंट्रोल में नहीं करेंगे तो जो व्याधि हमको 10 साल बाद होने वाली है, वो व्याधि आपको 5 साल में हो जाएगी। तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करना या डायबिटीज़ को नियंत्रित करना हर डायबिटोलॉजिस्ट का फ़र्ज होता है। और इसीलिए डायबिटीज़ का मरीज़ जो है वो डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि डायबिटीज़ का डॉक्टर चाहते हुए भी शुगर कंट्रोल में नहीं होती, क्योंकि जो इंसुलिन एंटीजन इतना बढ़ जाता है कि उसके वजह से शुगर कंट्रोल में होने की बजाय फ्लक्चुएट होने लगती है, कभी बढ़ती है कभी घटती है। तो ऐसे कंडीशन में शुगर को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और शुगर कंट्रोल में नहीं रहेगी तो जो व्याधि डायबिटीज़ की वजह से 10-15 साल बाद होने वाली है, वो व्याधि जल्दी हो जाएगी। और इसीलिए शुगर को या शर्करा को नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। अब हमारे एक्यूपंक्चर माध्यम से डायबिटीज़ किस तरह ठीक हो सकता है, यह मैं आपको संक्षेप में समझाऊंगा। एक्चुअली पहले समझ लीजिए कि एक्यूपंक्चर क्या है। एक्यूपंक्चर यह 5000 साल पुरानी चिकित्सा है। यह आयुर्वेद का ही एक गुप्त अंग है। जो ऐसी चीज़ें रहती थी जैसे पहले के ऋषि मुनि या गुरु, जो गुप्त ज्ञान है वो बहुत कम शिष्यों को सिखाते थे, या जिसके ऊपर विशेष प्रेम है उसको सिखाते थे। तो क्या हुआ, बौद्ध धर्म का जब प्रचार करने हमारे यहाँ से बौद्ध भिक्षु कभी जापान गए, कोई चाइना गया, कोई ब्रह्मदेश गया, तो हर जगह बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए भिक्षुक गए। उसमें से एक भिक्षुक को एक्यूपंक्चर का ज्ञान था। जो क्या बोलते हैं कि मर्म जो बिंदु होते हैं आयुर्वेद में, वो सारे के सारे मर्म जो हैं वो एक्यूपंक्चर के पॉइंट हैं। तो और ये जो कुंग-फू वगैरह जो खेल बताते हैं पिक्चरों में, आजकल चाइनाज में आते हैं, ये भी सब एक्यूपंक्चर के पॉइंट है। लेकिन ये पॉइंट घातक पॉइंट है, डेंजरस पॉइंट है, इससे मृत्यु भी हो सकती है। और इसलिए उस पॉइंट के ऊपर ध्यान देने की बजाय हम लोग अपनी सेहत को कौन से पॉइंट के द्वारा कैसे ठीक कर सकते हैं, उसका फिर आविष्कार हुआ। तो हमारे शरीर में एक्यूपंक्चर का मतलब ये होता है, यह है एक लैटिन वर्ड है, ACUS, एक्यूस यानी नीडल, PONGUE, पॉन्ज मीन्स पंचर करना या प्रिक करना, दोनों मिला के हो गया एक्यूपंक्चर। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप सुई ले लो और कहीं भी पंक्चर करो तो उसको एक्यूपंक्चर नहीं कह सकते। हमारे शरीर में 2 प्रकार के इलेक्ट्रिक करंट होते हैं, ऋण और धन। उसी को हम निगेटिव करंट और पॉजिटिव करंट बोलते हैं। और ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी हमको अपनी माँ, जब पेट में गर्भाशय में जब शिशु होता है तो माँ के पेट से कॉर्ड के द्वारा यह एनर्जी माँ के द्वारा हम शिशु को प्राप्त होती है। लेकिन शिशु जब जन्म लेता है
और पहली बार रोता है या श्वास लेता है, तब उसको यह एनर्जी नेचर से मिलती है। और जब तक यह एनर्जी बैलेंस रहेगी, मतलब निगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी के जो करंट हैं वो अगर बैलेंसिंग रहेंगे तो हमारा जीवन स्वस्थ रहेगा और शरीर के हर सेल्स की ग्रोथ होती रहेगी। लेकिन अगर इसमें निगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी में अगर इम्बैलेंस हो गया तो किसी भी प्रकार की व्याधि कभी भी हो सकती है। जैसे कि आपके यहाँ कभी करंट चले जाता है, करंट चले गया मतलब क्या हो गया, निगेटिव पॉजिटिव इम्बैलेंस हो गया, इसलिए आपके यहाँ का करंट चले गया या फ्यूज हो गया, फिर आप उसको फिर से ज्वाइन करके फिर से बैलेंस करते हैं। इसी तरह से हमारे शरीर में एनर्जी बचपन से लेके तो मृत्यु तक होती है। मृत्यु के समय शरीर जैसे कि वैसे ही रहता है, लेकिन निश्चेष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्राण शक्ति बोलो या एनर्जी बोलो, चाइनीज़ लैंग्वेज में एक्यूपंक्चर में इसी को CHI ची बोलते हैं। तो ये एनर्जी जब हमारे शरीर को छोड़ देती है तो हमारा शरीर मृतवत हो जाता है। लेकिन ये शरीर को क्यों छोड़ती है? क्योंकि अगर निगेटिव और पॉजिटिव करंट इम्बैलेंस होने लगे, इम्बैलेंस यानी हमारे शरीर की रचना ऐसी है, ना हमको कोई चीज़ ज़्यादा चाहिए ना हमको कोई चीज़ कम चाहिए, सब प्रमाण में होना चाहिए। जैसे टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर ऊपर जाएगा तो हाइपरटेंशन हो जाएगा, ब्लड प्रेशर नीचे जाएगा तो हाइपोटेंशन हो जाएगा। इसी तरह से हर चीज़ हमारे शरीर में बैलेंस होना चाहिए। इसलिए आप कोई भी टेस्ट कराते हैं तो उसमें बैलेंस वैल्यू लिखी रहती है। हर चीज़, हर आयन बैलेंस होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें बैलेंस है तो आपका शरीर स्वस्थ है, मतलब निगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी बराबर काम कर रही है तो आपका शरीर स्वस्थ है। तो एक्यूपंक्चर का काम क्या है? डॉक्टर के पास कौन जाएगा? जो रोगी होगा या किसी को कुछ व्याधि होगी, तकलीफ होगी, तो वही डॉक्टर के पास जाएगा। इसका मतलब यह है कि उसकी निगेटिव एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी में कुछ तो भी बदलाव आ गया है, वो इम्बैलेंस हो गई है। तो एक्यूपंक्चर में नाड़ी परीक्षण के द्वारा देखा जाता है कि कहाँ की एनर्जी इम्बैलेंस हुई है, और जहाँ की एनर्जी इम्बैलेंस होती है उसको बैलेंस करने के लिए हमारे पॉइंट्स कुछ निर्धारित किए हुए हैं। वो पॉइंट को लगाने से वह जो एनर्जी है वह बैलेंस हो जाती है। सपोज करो किसी को, बच्चे को डिहाइड्रेशन हो गया, हर पैथी में यही चीज़ है। अब डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि शरीर का पानी कम हो जाता है, तो एलोपैथिक में क्या करते हैं डॉक्टर लोग, उसको सलाइन देते हैं, मतलब पानी की पूर्ति करते हैं, अर्थात उसको बैलेंस करते हैं। तो हमारे इसमें भी हम बैलेंस करते हैं, लेकिन हमारा बैलेंस करने का तरीका जो है वो एनर्जी का तरीका है। एनर्जी को अगर हम बैलेंस करेंगे तो धीरे धीरे सब ऑर्गन फिर से अपना काम सुचारू रूप से कर सकेंगे। अब हम डायबिटीज़ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो डायबिटीज़ में क्या होता है, निगेटिव एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से हमारे बीटा सेल्स काम करना बंद कर देते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं। ये बीटा सेल्स निष्क्रिय होते हैं, मरते नहीं हैं। तो हम क्या करते हैं, उसको सक्रिय करने के लिए एक छोटी सी पिन जो है वो कान में लगाते हैं, जिसका बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। वो पिन लगाने से क्या होता है कि हम ये जो हमारा कान जो है यह एक प्रकार का स्विच बोर्ड है। स्विच बोर्ड में जैसे कि पंखा इधर चल रहा है, बटन उधर रहती है, ट्यूबलाइट की बटन किधर रहती है, टीवी की बटन किधर रहती है, तो हम बराबर वो बटन दबाएंगे तो बराबर टीवी ऑन हो जाएगा, वो बटन दबाएंगे तो पंखा ऑन हो जाएगा। लेकिन इसका इलेक्ट्रिक कनेक्शन हमको मालूम नहीं रहता, वो जिसने आपके यहाँ इलेक्ट्रिक फिटिंग किया हुआ है उस इलेक्ट्रिशियन को मालूम रहता है। उसी तरह से कान में शरीर के हर अंग का एक एक पॉइंट दिया गया है, लेकिन वो हर एक को नहीं मालूम रहता। वो बहुत ही जो निष्णात एक्यूपंक्चरिस्ट है, जिसने बहुत अभ्यास किया हुआ है, उसी को वो पता रहता है कि इस पॉइंट को लगाने से कौन से ऑर्गन को, कौन से अवयव को करंट प्राप्त होगा। तो बीटा सेल्स का हमारे यहाँ पे हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने पैनक्रियाज का तो पॉइंट बहुत पहले से ढूंढ के रखा है। तो हमने ये विचार किया, हमने संशोधन में ये विचार किया कि अगर हमारे ऋषि मुनियों ने पैनक्रियाज का पॉइंट ढूंढ के रखा है तो निश्चित ही पैनक्रियाज में 4 सेल होते हैं, अल्फा, बीटा, सीटा, डेल्टा, तो ये चारों को भी पॉइंट होंगे। तो हम क्यों ना बीटा सेल का पॉइंट लगा के हमारे शरीर में जो निष्क्रिय बीटा सेल्स हैं उसको फिर से सक्रिय करके पर्याप्त मात्रा में नैसर्गिक इंसुलिन अपने शरीर में पैदा करें, ताकि जो शुगर है, जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, वो पूरी तरह से
उसका रूपांतर जो है इंसुलिन के द्वारा ग्लाइकोजन में होकर लीवर में शुगर जमा हो जाए और पूर्ववत, जैसा कि कोई मधुमेह का पेशेंट नहीं है, वो 4-6 रसगुल्ला कितना भी खाए, गुलाब जामुन खाए, बहुत सारा मीठा खाए, तो भी उसको शुगर क्यों नहीं बढ़ती है? क्योंकि उसके यहाँ पर्याप्त मात्रा में उसके बीटा सेल क्रियाशील करके वो सारे के सारे जो शुगर है उसका रूपांतर ग्लाइकोजन में करके लीवर में जमा कर देती है, और इस वजह से हमारी शुगर की मात्रा जो है वो कंट्रोल में रहती है।